नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। इसके लिए परम आवश्यक है कि चंडू खाने की गप्पे तार तार हो। तो अब हम जो चंडू खाने की गप है, जिसको थ्योराइज किया है एंगस मेडिसन ने, हम उस पर है। विषय क्या है? चीन एक महान सिविलाइजेशन है, भारत के बराबर का है। बराबर का नहीं है, भारत से अधिक है, हर मामले में अधिक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। तो उस चीन का जो जीडीपी है और उसका जो जीडीपी का जो शेयर है दुनिया में, वो भारत से भी अधिक है। केवल 1000 एडी तक भारत का अधिक दिखाया है और 1500 एडी से भारत से अधिक चीन को दिखाया है और लगातार बढ़ाता गया है। तो ये जो एंगस मेडिसन ने इस बात को जो थ्योराइज किया है, ये थ्योराइजेशन किस चंडू खाने की, किस चंडू के गप्पों के आधार पर थ्योराइज किया है, हम उस पर चर्चा करें। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, इसी की एक पुस्तक और है 1421, वो 1434 से एक आध और भी। ये सज्जन यूरोपियन है। इन सज्जन को एक चीनी अम्मा ने पाला है, ये लिखते हैं इसमें। ये पुस्तक छपी है 2002-2003 में, यानी 23 साल, 20-22 साल पहले छपी। ये क्या बताता है? एक महान भी नहीं, एक अद्भुत आश्चर्यजनक, हम लोग जो बाहुबली फिल्म में देखे हैं, वो जो हवा में उड़ती हुई नाव है जिस पर बाहुबली और देवसेना विवाह के लिए आते हैं माहिष्मती नगर, वैसे हजारों हजारों जहाजों की कहानी, उससे भी बहुत विशाल जहाजों की कहानी, और उसके आधार पर चीन के महिमा मंडन का मामला। एंगस मेडिसन पहले है, ये सज्जन की पुस्तक बाद में। तो फिर मैंने क्यों कहा जिस आधार पर इन्होंने लिखा, छपा ना भाई बाद में। प्लानिंग तो सब पुरानी हो चुकी है, लेखों की शक्ल में, आर्टिकल्स की शक्ल में, भाषणों की शक्ल में। तो यूरोप में ये पूरा एजेंडा चल रहा है। तो अब ये मामला क्या है? तो पहले थोड़ा बेसिक इकोनॉमिक्स समझिए। कोई भी अर्थव्यवस्था अगर बहुत अधिक आगे बढ़ती है, उसका कारण होता है उसका, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, माइनिंग्स। इसके अलावा उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और उसके अलावा उसका ट्रेड, क्योंकि ट्रेड में ही सरप्लस आता है। खेती किसानी में जो पैदा होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग में हम प्रोसेस करते हैं, वैल्यू एडिशन होता है, और फिर जब उसकी विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेडिंग होती है तो ट्रेडिंग से जो लाभ होता है वो सरप्लस होता है। इकोनॉमिक्स की भाषा है, मॉडर्न यूरो अमेरिकन इकोनॉमिक्स की भाषा, भारतीय भाषा नहीं है। मैं उसी भाषा की जानकार हूँ, उसी भाषा का ये विषय। तो अब चीन के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, चीन सी पावर, उसका महासागरों से कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना कुछ नाव वाव से है तो नदी में बनाई हुई नहर से उसका लेना देना है। अब इस कलंक को इनको धोना है। तो इस कलंक को धोने के लिए ये यूरोपियन सज्जन, जिनको एक चाइनीज अम्मा ने पाला है, ये 2-3-4 पुस्तकें लिखते हैं और एक कल्पना करते हैं कि अचानक मंगोलों को के जाने के बाद एक अद्भुत, अकल्पनीय, विराट एक नौसेना तैयार होती है। वो तैयार होती है और फिर उसको तहस नहस ध्वस्त भी कर दिया जाता है, और ये सब मामला 15-20 साल में निपट जाता है। लेकिन इस गप को रचने में ही इतने ज्यादा छेद हैं कि गप की रचना ठीक से हो नहीं पा रही है। तो इस भेद को यदि हम जान लें तो एंगस मेडिसन वाले भेद को जान लेंगे। और जो भारत में और दुनिया में जो बड़ा नरेटिव चल रहा है, चीन ये चीन वो, मूलतः ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में है
चीन के नाम से, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी एक ताजा मामला 1949 में पावर हाथ में लेती है। लेकिन ये कथा पुरानी है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ना कहकर चीन कहा जाता है। तो अब हम इस पुस्तक को आधार लेकर कुछ कथा बता। तो कथा ऐसे शुरू होती है कि मैंने कुबलाई खान के बारे में आप लोग को बताया। कुबलाई खान कौन है? परम प्रतापी सनातनी हिंदू सम्राट, हिंदू सम्राट चंगेज खान। किस अर्थ में हिंदू? अरे सनातनी का सिनोनिम है, पर्यायवाची है हिंदू। हिंदू आजकल चल रहा है, पहले सनातनी चलता था। ये देवी देवताओं के उपासक है, गंगा मैया का जल लेकर आज तक मंगोल संकल्प करते, ये वैसे ही है जो हम है, हमारी ही शाखा प्रशाखा है। तो महान सनातनी हिंदू सम्राट चंगेज खान के पोते हैं कुबलाई खान। कुबलाई खान का भी एक बेटा है। ये महान मंगोल साम्राज्य के अधिपति हैं, और इस महान मंगोल साम्राज्य का एक पिद्दी सा नन्हा सा अंग चीन है। पिद्दी सा नन्हा सा अंग क्यों है? चीन नाम का जो विषय वस्तु है वो पिद्दी सा और नन्हा सा ही है। तो अब कहानी सुनाते हैं। कहानी में क्यों कह रही हूँ? नॉट ए सिंगल कंटेम्प्ररी रिटेन एविडेंस, और ये इस पुस्तक में कह रहा है, जगह जगह कहा गया, कोई भी रिटन एविडेंस इनके पास नहीं है। और भारत में भारत के महाराजाओं, भारत के राजाओं, भारत के मंदिरों, भारत के किलों, भारत के पंडों, भारत के पुजारियों के पास लाखों लाखों हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी है। इतनी जला दी गई, इतनी नष्ट हो गई, इतनी चुरा के ले गई। उसके बाद एक अनुमान है करीब 1 करोड़ हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट भारत में है जो पब्लिश हो गई। उनकी गणना और अलग। तो ये कहता है कि ये जो मंगोल राजा लोग थे, इनके खिलाफ बहुत विद्रोह हो गया। अब हम किताब के सहारे थोड़ी सी बात कहते हैं कि 1352 में यानी 14वीं शताब्दी में पीली नदी में, यांगहो नदी में भयंकर बाढ़ आई। भयंकर बाढ़ आई तो फसल नष्ट हो गई, तरह तरह की महामारियां फैल गई, अनाज का संकट हो गया, लोग भूखे मरने लगे। तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। ये क्या मैं सुना रही हूँ? इतिहास नहीं सुना रही हूँ, कथा सुना रही हूँ, गप्प सुना रही हूँ, मैन्युफैक्चर्ड नरेटिव सुना रही हूँ जो इतिहास के नाम पर चल रहा है। तो जो महान युवान साम्राज्य मंगोल साम्राज्य है, इनके खिलाफ विद्रोह हुआ। तो विद्रोह किसने किया? विद्रोह जिस व्यक्ति ने किया उसका कह रहे हैं, डिस्पाइट हिज लोली बर्थ एज द सन ऑफ ए हायर्ड लेबरर फ्रॉम वन ऑफ द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ चाइना। एक गरीब आदमी के एक लड़के ने विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद बहुत सारे कारण रहे होंगे, वो लोग हार गए, और ये व्यक्ति ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अब इसका जो चौथा बेटा है, वो चौथा बेटा ने अपने बाप को मतलब जिंदा नहीं मारा है, मारा, लड़ाई किया, कूटा काटा, भगा दिया। चौथा लड़का इसका इस चीन के सबसे गरीब इलाके का एक रोजाना दिहाड़ी मजदूर का लड़का चीन का एम्परर बनता है, और उसका चौथा बेटा जो उसको मार के भगा देता है। किस सम्राट को, किस राजा को? जिसने चीन को मुक्त कराया मंगोलों से। ये इन लोग की भाषा है। तो ये जो चौथा राजा बनता है, इसका नाम है झूडी, जूडी। पता नहीं है उसका असली उच्चारण क्या है। अंग्रेजी भाषा में रोमन लिपि में जो लिखा है, मैं उसका उच्चारण कर रही। तो ये जो आ, ये जो इसका बाप है, और ने स्वयं ने जब मंगोलों को हराया, तो कथा ये है कि उन्होंने मंगोल लड़कों का, thousands of young Mongol boys had their penises
and testicles severed, यानी उनके लिंग और अंडकोश को इन्होंने कटवा दिया। कटवाया क्यों? कटवा के इनको हिंजड़ा बना दिया। और संख्या क्या बता रहे हैं? 70,000 लोगों की। अरे कुल मंगोलों की जनसंख्या कितनी थी भाई? उसमें स्त्रियां थी, वृद्ध थे, बच्चे थे, और उसमें एक बड़ी संख्या स्वयं मंगोलिया में रह रही थी। और इस चीन वाले क्षेत्र के सभी लोगों को तो नहीं कटवाया। खैर, अब ये कह रहे हैं, वो कथा मैं सुना रही हूँ। 70,000 मंगोल लोगों का कटवा दिया लिंग और अंडकोश, और इसके बावजूद ये कह रहा है कि ये 70 के 70,000 इस मिंग वाले आदमी के लिए, जो एक मजूरे का लड़का है, उसके प्रति अत्यंत वफादार थे, और वही लोग इसके अंगरक्षक बने। इन्हीं में एक हिंजड़े की कथा भी आएगी। कौन है वो हिंजड़ा? मंगोल है। अब ये जो चौथा लड़का है, झूडी, ये चौथा लड़के के बारे में भी र्यूमर ये है कि ये भी मंगोल है। यानी इसके बाप की जो पत्नी है, रानी है, उसका संबंध किसी मंगोल से है। तो ये एक प्रकार की नाजायज संतान है झूडी। तो नाजायज संतान होने के कारण पिता की दृष्टि में ये कुछ नहीं है, जिसको वो सम्राट बता रहे हैं। तो इसके पिता के डर से ये भागा भागा फिरता था। भागा भागा किस रूप में फिरता था, ये सारी कहानी जानना जरूरी है। स्लीप टू एस्केप एग्जीक्यूशन, कत्ल किए जाने से बचने के लिए झूठी ही abandoned his fine house and for several months became a vagrant on the streets of Beijing, sleeping in gutters at night and wandering the streets by day. पेज संख्या 48 से मैं पढ़ रही हूँ। गटर में रात को सोता है और दिन में सड़कों पर घूमता है। किस रूप में? ही फेंड मैडनेस, वो पागल होने का नाटक करता है। ग्रोइंग फिल्दी, एकदम घिनौना गंदा, एंड अनकेप्ट, अनरिकॉग्नाइजेबल एज ए प्रिंस ऑफ द इंपीरियल लाइन, and the execution squad passed by this apparently harmless vagrant. माने पागल, गंदे, सूगले, कंगले, भिखमंगे की तरह घूमता है। तो जो इसके पिता ने, जो वहां का सम्राट बता रहे हैं, उसने इसके हत्या के लिए जिन वधिकों के दल को नियुक्त किया, वो इसको ढूंढ नहीं पाए। अब ये क्या करता है झूठी बेटा? ये बताते हैं कि 8,000 लोगों को ये जो बहुत इसके प्रति लॉयल हैं, उनको ये तैयार करता। और ये 8,000 कौन है? उन्हीं 70,000 लोगों में जिनका, और वो कौन है 70,000? चीन पर शासन करने वाले महान सम्राटों के वंशज, या उनके सेनापति या प्रधानमंत्री, जो कई सौ साल से राज्य कर रहे हैं, उनके लोगों के अंडकोश लिंग कटवा दिया। कह रहा है वो इसके लिए लॉयल है। चंदू खाने की गप। तो कहता है उन 800 लोगों को लेकर वो निकला, और क्या कह रहा है? इसके पिताजी ने 500,000 लोगों को, 5 लाख लोगों को भेजा इन 8,000 लोगों को क्रश करने के लिए। लेकिन ये 8,000 लोग जिनका सब कटवा दिया गया है, वो इतने बहादुर हैं कि 5 लाख लोगों को मार लिए। When he received the news of his men's failure, Jun Yunwen, उसके पिता का नाम है, immediately dispatched an army of 500,000 men to crush Zhudi, but the seasons were turning. His troops were sent north from Nanjing, wearing only their summer uniforms and straw sandals. Many men froze and the pitiless winter advanced. क्या कमाल की बात है! सम्राट ने दक्षिण से उत्तर की तरफ
अपने सैनिकों को भेजा। ठंड पड़ी, बर्फ गिरा, सैनिक लोग गर्मी के कपड़े में थे और घास के चप्पल पहने हुए थे, तो ठंड में सिकुड़ गए। ये है चीन के सम्राट। चंदू खाने की गप में ये वर्णन है। Judy's army was on maneuvers outside Beijing when the demoralized troops of Zhu Wenwen began their advance on the city. ले दे के मार काट के खत्म कर दिया। तो चंदू खाने की गप में सम्राट ने 5 लाख सैनिकों को दक्षिण नानजिंग से उत्तर बीजिंग भेजा। बिना गर्म कपड़ों के भेजा, बर्फ में जम गए, मर गए और 8,000 अंग कटे हुए मंगोल हिजड़ों ने इनको मार गिराया। अब ये कहते हैं कि उन्हीं मंगोल अंग कटे जबरदस्ती बनाए गए हिजड़ों में एक आदमी है जेंग हो। ये नाम याद कर। कैसी लेफ्टिस्ट लोग, वामपंथी लोग कपोल कल्पना करके नरेटिव गढ़ते हैं, काल्पनिक चरित्र गढ़ते हैं। तो ये जेंघो कौन है? ये मंगोल है। 30-35 साल का होगा, 18-20 साल का था तो इसका अंग भंग हो गया। और जो सनातन धर्मी मंगोल है उसको यहाँ ये मुसलमान बता रहे हैं। जैसे बम्बैया फिल्मों में हिंदू नायकों पर फिल्म बनती है, लेकिन फिल्म में उसको मुसलमान बता देते हैं। वास्तविक घटना में जो बदमाश मुसलमान होता है उसको फिल्म में हिंदू विलेन बता देते हैं। तो है मंगोल, लेकिन अब मंगोल कहने से दिक्कत जा रही है, तो कम से कम उसको कन्वर्ट करके मुसलमान बता दो। ध्यान दीजिए, कोई भी लिटरेरी कोई भी रिटन लिटरेरी कंटेम्प्ररी एविडेंस इस ऑथर के पास नहीं है। क्यों नहीं है इस ऑथर के पास? क्योंकि कोई लिटरेरी एविडेंस वहां उपलब्ध ही नहीं है। एक आता है दूसरी की लाइब्रेरी जला देता है, दूसरा आता है पहले की जला देता है, मरवा देता है, कटवा देता है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, जो चाइना पर आप लोग पुस्तकें देखें। तो अब ये कहता है, अब और कमाल की बात, कि ये जो जेंगहो है ये बहुत महान कैप्टन। साथ में ये भी कहता है, मैं लाइनें पढ़ा के सुनाऊंगी, ये जेंगहो नाम के मंगोल मुसलमान ने कभी समुद्र देखा ही नहीं है। समुद्र छोड़िए, कभी कोई जल यात्रा की ही नहीं है। और ये संसार का सबसे बड़ा फ्लीट निकल के, यानी जहाजी बेड़ा निकल के, अभी उसका वर्णन मैं आपको सुनाऊंगी। वो बेड़ा निकल के चीन से निकलता है। चीन से निकलता है इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलक्का से निकल के अंडमान निकोबार, भारत, अफ्रीका, यूरोप, दोनों अमेरिका, एंटार्कटिका, बर्फ वाले नीचे ऊपर सब घूम आता है एक ही प्रकार के जहाज से, जिसका जहाज से कोई लेना ही देना नहीं। और आगे मैं सुनाऊंगी, चीन का जहाज से कोई लेना देना, चीन का नौसेना से कोई लेना देना नहीं। क्यों? जिसको चीन कह रहे हैं वो ऐतिहासिक चीन एक थल थल शक्ति है। शक्ति भी काहे की है, मतलब उसका मैरीटाइम एंडेवर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कमाल की बात है, वो कहता है कि ये जहाजी बेड़ा क्यों बनाया गया। तो ये जो जेंगहो है, जेंगहो ने, जूडी नाम का जो आदमी है, ये संसार भर में चीन की महत्ता को बताना चाहता है। अच्छा, हो सकता है बताना चाहता हो। तो ये संसार भर में अपनी सेना भेजता है और ट्रेजर शिप्स भेजता है, डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम करता है। सब कुछ हवा में हो जा रहा है। अभी पूरा वर्णन मैं बताऊंगी। अरे भाषा तुमको कैसे पता, तुमको नक्शा कैसे पता, तुमको रास्ते कैसे पता, तुमको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे पता, कैसे तुमको पता कहाँ समुद्र में चुंबकीय शक्तियां हैं, कौन सी दिशा में हवा है। ये पूरा वर्णन मैं आपको पढ़ के बताऊं। तो ये कह रहा है, ये जो जेंगहो है, जो मंगोल मुस्लिम है, इसकी एक और कमाल की बात सुन लीजिए, पृष्ठ संख्या 51 से।
Zheng He had placed his severed penis in a temple. मंगोल है, मुसलमान है, लेकिन जो उसका लिंग काट दिया गया, उस कटे हुए लिंग को उसने एक मंदिर में रखा। ये है यूरोपीय चड्डू खाने की गप। द कैस्केट कंटेनिंग हिज पाव, पाव मतलब मैनहुड ट्रेजर, would accompany him to the next world, and once again he could become a whole man. उसने अपने लिंग को एक डिब्बे में रख दिया है, वो उसका वास्तविक मैनहुड है। मैनहुड क्या है? पौरुष है। तो जब वो मरेगा तो वो उसके साथ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहीं जाएगा, पता नहीं। उसको दफन करेंगे तो उस कैस्केट उसके लिंग के साथ दफन करेंगे, और वो चमड़ी कुछ बचेगी कि नहीं बचेगी, इस चंदू खाने के गप लिखने वाले को जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके दृष्टि में जो इसके पाठक होंगे वो इतनी खोपड़ी लगा के इस चीज को देखेंगे नहीं। हाँ, would accompany him to the next world, where once again he would become a whole man. हो सकता है वो 72 हूरों वाला मामला था, इसलिए इसको ऊपर भेज रहा है। नहीं तो कहा जाता कि साहब टेम्पल में रखा है, सनातनी आदमी है, तो अगला जन्म लेगा तो पुनः एक मनुष्य होगा। यानी एक व्यक्ति को जो याद है कि मुझे बधिया किया गया, उसके लिए आगे का वर्णन सुनिए। बट इन दिस अर्थली लाइफ he was sworn to serve and do the bidding of his patron and ruler, the third Ming Emperor Zhu. जिसने तुम्हारा नाश किया उसका ये सबसे बड़ा विश्वास पात्र। कमाल की बात, न संसार में हुआ न संसार में होगा। विद इन 12 months, 12 महीने के अंदर, डिस्पाइट नेवर हैविंग बीन टू सी, कभी समुद्र में गया ही नहीं, जिंग हे had been appointed commander in chief of one of the largest fleets ever built. कमाल की बात, जिसने कभी जिसने कभी समुद्र देखा ही नहीं, उसको कमांडर इन चीफ बना रहा है। ऐसा कहीं दुनिया में होता है? अगर चीन में या मिंग साम्राज्य में या मंगोल साम्राज्य में समुद्री यात्रा की परंपरा रही होती होगी, तो वहां बहुत से नेवल कमांडर्स होंगे, बहुत से समुद्रों के, महासमुद्रों के जानकार लोग होंगे। तो उनको छोड़ के इस हिजड़े को क्यों बना रहे हो भाई तुम? वो भी जो तुम्हारे प्रति शत्रुता पालेगा तुम्हारी कथा के अनुसार, और जिसने समुद्र देखा ही नहीं, अरे वो मछली ना मार पाएगा, तुम इसको सातों समुद्र की यात्रा अभी कहानी में गप में करवा दोगे। तो इस बात का अर्थ क्या है कि वस्तुतः वहां पर कोई सी कमांडर है, तो किसी को भी नियुक्त करना है तो इसको नियुक्त कर दो। वास्तविकता में नहीं, नरेटिव चल रहा है, सब ध्यान रखिए। ये सारा का सारा काल्पनिक कपोल कल्पना चल रही है। अब ये कह रहा है पेज 52 पर, ये खुद लेखक कह रहा है, ईयर टू द 19th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी के पहले, ships voyaging beyond coastal waters were almost always foreign owned. 9वीं शताब्दी के पहले तटीय इलाकों से जरा भी दूर जाने वाली जो नौकाएं थी या जहाज थे, वो विदेशियों के थे। अरे बोल, भारतीयों के थे, तमिलों के थे, आंध्र वालों के थे, बंगाल वालों के थे। नहीं बोलता है कोई बात नहीं, फॉरेन ओन्ड कहता है। तटीय इलाकों पर क्या करने जाएंगे? अरे मछली पकड़ने जाएंगे, और क्या करने जाएंगे? मछली पकड़ने वाले 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकते हैं, लंबी यात्रा तो छोड़िए। बट फ्रॉम द 9th century onwards,
China developed its own ocean-going fleet. अब आगे वर्णन सुनिए. The song is Sung and Yuan ब्रैकेट में मंगोल डायनेस्टीज. ये दोनों डायनेस्टीज कौन है? भारतीय हैं. मंगोल सनातन धर्मी है. शुंगों को जब याद कीजिए तो मौर्य और पुष्यमित्र शुंग को याद कीजिए. 9वीं शताब्दी. ये एकदम गलत लिख रहा है क्योंकि मंगोल 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी है और शुंग लोग 10वीं शताब्दी तक. तो जिस क्षेत्र में शुंगों का राज्य है वहां मनुष्यों का वर्णन ही नहीं है क्योंकि वो एक दलदली क्षेत्र है. जब चंपा से भारतीय व्यापारी हाई यील्डिंग वैरायटी बनी एक विशेष प्रकार के धान को ले गए जो दलदल में हो सकता था, तब वहां पर चावल की खेती होने लगी और तब वहां पर मनुष्यों का बसावट होने लग गया. ये बात एंगस मेडिसन ने भी उद्धृत किया है. पेज संख्या मुझे अभी याद नहीं आ रही है, फिर कभी निशान लगा के रख दूंगी, बता दूंगी. हाँ. अब जो ये खास बात कह रहा है इसमें जिसमें इसका एक और छेद नजर आ रहा है कि ये जो राजा है झूडी, तो जिन मंगोलों को इसके बाप ने हराया था, इसका कहना है उस कुबलाई खान के पोते तैमूर लंग मतलब लंगड़ा, तो उस तैमूर ने तय किया कि ये जो मिंग पिंग आए हैं इनको मार कूट के भगा दे. तो उनका खतरा इतना भयंकर हो गया कि मिंग महोदय को अपनी राजधानी नानकिंग से उठाकर बीजिंग ले जानी पड़ी. अब नानकिंग और बीजिंग का महत्व क्या है? नानकिंग समुद्री इलाके के पास है. बीजिंग पूरी तरह उत्तर के ठंडक में समुद्र से दूर का क्षेत्र है. तो जिस राजा को इतने महान हाई सीज एक्सपेडिशंस पर फ्लीट्स भेजना हो, वो राजधानी लेके उत्तर में नहीं जाता है. और राजधानी लेके उत्तर में क्यों गया? ये कह रहा है इसने सोचा एक ही बार में मैं मंगोलों को मार कूट के सही कर दूंगा. बात सही है. कथा में 8,000 सेना से 5 लाख अपने बाप की सेना का वो सफाई कर देता है, तो वो कुछ भी कर सकता है. अब फिर ये कह रहा है कि तैमूर लंग था, उसने तय किया था कि मिंगों को मार के भगा के वापस अब मंगोलों का राज्य स्थापित करे. और हुआ यही. बाद में यही मंचुओं का राज्य स्थापित हो गया. अब फिर बेवकूफी देखिए. जब नानकिंग से बीजिंग जब ये अपना कोर्ट ले जाता है तो क्या कहता है? द न्यू एम्पर, पृष्ठ संख्या 53. The new emperor took with him to Beijing his court, guarded by a 1,000,000-strong army. कोर्ट ले गया है तो अपने होम टेरिटरी से जा रहा है, एनिमी टेरिटरी से नहीं जा रहा है. होम टेरिटरी से जाने के लिए सम्राट के को 10 लाख सेना की सुरक्षा चाहिए. विदेशियों से लड़ने तो तुम जा नहीं रहे हो, होम टेरिटरी से गुजर रहे हो, तो तुमको किससे सुरक्षा चाहिए? सिविलियन से. सिविलियन के पास तो कुछ है ही नहीं, भूखा नंगा है. मंगोलों से तो कुल मंगोल तो 1 लाख से ज्यादा कभी थे ही नहीं. तुम्हारे वर्णन में तुमने 70,000 को तो बधिया कर लिया है और वो तुम्हारे फेथफुल हैं. तो क्या है? संख्या का गप. Guarded by a 1,000,000-strong army, but his vision for the new imperial capital encompassed form. ये सब छोड़ देते हैं. फिर ये कह रहे इतना बड़ा उसने कैपिटल बनवाया जो लंदन से 1500 टाइम्स बड़ा था. उस तत्कालीन लंदन से 1500 गुना बड़ा था. जबकि
कुबलाई खान का जो पीकिंग में जो राजधानी है, वही अपने आप में देखने योग्य राजधानी है, लेकिन उससे भी बड़ी राजधानी बना रहा है। राजधानी भी बनाएगा, अभी बहुत बहुत गप सुनने को मिलेगी। एक अविश्वसनीय किस्म का फ्लीट भी सारे संसार में घूमने भेजेगा। और फिर ये तीसरा बात वो कह रहा है कि चूंकि तैमूर लंग से लड़ना है, इसलिए वो क्या करवा रहा है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जो 1600 साल पहले पहले बादशाह ने बनाया, और पहले बादशाह ने कितनी बड़ी दीवार बनाई, 5000 किलोमीटर की। अरे 5000 किलोमीटर का तो उसका राज्य नहीं था। जैसे तुम लोग शेर शाह सूरी से ग्रैंड ट्रंक रोड बनवा देते हो। शेर शाह सूरी भारत में कहाँ का राजा तुम बताते हो? बिहार में सासाराम जिले, सासाराम जिले का एक शासक ग्रैंड ट्रंक रोड बनाता है। ग्रैंड ट्रंक कहाँ से जाता है? बंगाल, असम, उसाम, उधर पूरा बर्मा उर्मा की तरफ से होते हुए इधर पूरा बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान होते हुए काबुल, कंदहार तक जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ये शेर शाह सूरी को कौन जरूरत था, और कैसे दूसरे के राज्य में घुस के वो अपने आंटी के पैसे से ग्रैंड ट्रंक रोड बनाएगा? तो ये कहाँ है? ये खोपड़ी की कुलबुलाहट है। उसी प्रकार से ये क्या कह रहा है, 5000 किलोमीटर वो एकदम रबल हो गया था, तो उसको दोबारा बनवाना है, और उसमें 1400 किलोमीटर ऐड करना है। और ये पैसिफिक से, प्रशांत महासागर से लेके पश्चिम में हेवनली माउंटेन्स इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के सुमेर पर्वत तक ले जाना। यानी मंगोलों से हारा हुआ, क्यों हारा हुआ? मंगोलों को भगाने वाला क्यों? क्योंकि नदी का बाढ़, फेमीन, महामारी, भयंकर उपद्रव, बाप से विद्रोह के बाद उस देश में, उस राज्य में रेवेन्यू कितना हो, राज्य कोष की आमदनी कितनी होगी, राज्य की जो कोष में जमा होती है, उसमें वो क्या क्या काम ले रहा है। अभी तो हम गिनती से बना रहे हैं, राजधानी चेंज करना उसकी भी डिटेल बताएंगे, एक फ्लीट भेजना, एक सड़क बनाना, अभी और बहुत सा काम ये करेगा। तो ये कह रहा है कि the relocation of capital from Nanjing to Beijing was by far the most complex and far-reaching project undertaken during the Ming Dynasty. The move started in 1404 when 10,000 households were forcibly moved north to increase Beijing's population. 10,000 परिवारों को, एक परिवार में मान लीजिए 10-15 लोग हैं, तो कितने लाख लोग हुए? 1-1.5 लाख लोगों को जबरदस्ती बीजिंग भेजा गया, बीजिंग की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। अब आगे कथा सुनिए। A vast army of workers was also required to accomplish Judy's vision, and hundreds of thousands of Chinese laborers were forced march to the north। hundreds and thousands मतलब लाखों चाइनीज मजदूरों को जबरदस्ती उत्तर बीजिंग भेजा गया। Some 335 army divisions were redeployed to guard them। अब इन मजदूरों को जबरदस्ती ले जा रहे हैं, तो 335 आर्मी डिवीजन लगा। इसमें कहीं भी कोई सेंसिबिलिटी नजर आ रही है? अब आगे क्या कह रहे हैं कि जिस बीजिंग में ले गए, वहां अन्न का भयंकर अकाल है, अभाव है। क्यों है? पृष्ठ संख्या 56। द ग्रोइंग सीजन इन द नॉर्थ वॉज स्टॉप। ठंड पड़ती है तो बीच का समय जो छोटा एक समर है, ग्रीष्म ऋतु है, उसमें
बसंत ऋतु है उसमें फसल होती है। मिलेट कुड बी ग्रोन बट नॉट राइस। मिलेट मतलब ज्वार बाजरा या जो होगा आजकल जो मोदी जी चला रखे, बस उतने हो पाता है कम पानी में, ठंडक में, कम उपजाऊ जमीन में। चावल नहीं होता है। और गेहूं और बार्ली, बार्ली का मतलब जौ, गेहूं और जौ की उपज हो तो जाती है लेकिन बहुत थोड़ा है, पुअर यील्ड। There was nowhere near enough grain to feed the tidal waves of workers continuing to arrive. कमाल के राजा हैं, कमाल के सम्राट हैं और कमाल के उनके राज्य के संचालन करने वाले। इतना आदमी लेके आ रहे हैं, खाने को अन्न नहीं है, तब क्या कर रहे हैं? अगला काम, तब इनका एक ग्रैंड कैनाल है। कैनाल कभी बना था तो उस बनने में कह रहे हैं करीब 6 मिलियन लेबर लगा था, 60 लाख लोग लगे थे। हाफ ऑफ द 6 मिलियन लेबर फोर्स पेरिस्ड एट दियर वर्क। 30 लाख लोग तो वही का वही कैनाल बनाते वक्त मर गए। वो कैनाल जो टूट फूट गई उसके रिपेयर में अब की बार कै लाख लोग लगे। तो कैनाल क्यों बना रहे हैं? इस कैनाल के रास्ते से दक्षिण से चावल ले जाएंगे उत्तर। आज भी चीन में जो इतना बड़ा चीन दिखता है, जहां तक मुझे याद है केवल 6% भूमि खेती के लिए उपयुक्त है। इसीलिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी संसार भर में जमीन खरीद रही है। पाकिस्तान को खरीदा, बांग्लादेश में जो पढ़ रहे थे, बर्मा में बढ़े, अफ्रीका में बहुत जमीन खरीदा, लैटिन अमेरिका में बहुत जमीन खरीदा। क्यों? अनाज के उत्पादन के। तो अनाज की कमी का इनका पुराना मामला है, दिखता है बड़ा, किंतु भारत की तरफ उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। वहां की नदियां विनाशकारी अधिक है, उत्पादकता कम देती है। अब एक झंझट और है कि जो कैनाल जा रहा है तो बीजिंग वॉज ओवर 100 फीट हायर देन द येलो नदी। जो नदी है बीजिंग उससे ऊपर है, तो पानी तो अपने फ्लो में बहता है। तो इस पानी किसे नाव को ले जाने के लिए, पानी के लेवल को ऊपर करने के लिए कौन कौन सा सिस्टम लगता है, वो सब बनाया गया या पहले से बना था, टूटा था, उसको रिपेयर किया गया। उसमें इतने लाख लोग लगे। तो द पेज संख्या 57, द इनसेटिएबल डिमांड फॉर ग्रेन to feed the workforce in Beijing led to shortages and famine elsewhere in China. जो भी ये चाइना नाम का प्राणी है, उसके सब जगह से अनाज खींच खींच के इन वर्कर्स के लिए, इन मजदूरों के लिए इकट्ठा किया जाने लगा, तो बाकी जगह भूखमरी और अकाल हो गई। और इस काल खंड को ये एंगस मेडिसन, और इसके बाद के कालखंड को ये एंगस मेडिसन प्रॉस्पेरिटी का कालखंड बताना। तब ये झूठ कौन पकड़ पाएगा? जिसको ये भी पता है और ये भी पता है, इसके अलावा भी बहुत पता है। जिसको ये सब नहीं पता है, या जिसने एक पढ़ा है या जिसने दोनों भी पढ़ा है, लेकिन इतनी डिटेलिंग जिसके पास नहीं है, वो इनकी नरेटिव के झूठ को पकड़ नहीं पाते हैं। और भारत को क्या बताते हैं कि 1000 से अभी हाल तक हम लोग गरीब थे। क्यों? मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था। क्यों भैया? हम लोगों ने तो ये पढ़ा है, राजस्थान जो हमारा सबसे कम उपजाऊ इलाका है, 13वीं 14वीं शताब्दी में बीकानेर बस रहा था, जोधपुर बस रहा था, उदयपुर बस रहा था, और कैसा भव्य ऐश्वर्यमय बस रहा था।
बीकानेर का किला अगर आप लोगों ने देखा हो, जोधपुर तो मैंने नहीं देखा है, उदयपुर भी मैंने नहीं देखा है, उसके केवल चित्र देखे। कैसा अद्भुत नक्काशी हो रहा है। तो ये किले, और किले क्या, नगर के नगर बस रहे हैं, किला तो बोलने का बात। और ऐसे नगर कहाँ बस रहे हैं जो सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र है। यही शताब्दियां हैं जब तुम कह रहे हो कि मुसलमानों का और हिंदुओं का अंतर संघर्ष चल रहा है। पहले तो पराधीनता का काल बताते थे, बाद में अंतर संघर्ष का काल बता रहे हो। तब खजुराहो बन रहा है मध्य भारत। जो राज्य 100 मंदिर बना रहा है, वो मंदिर है कि पच्चीकारी, मतलब कलाकारी के, जिसको सचमुच में कहे मनुष्य ने नहीं बनाया है, देवताओं ने बनाया है। ऐसे में कितना बड़ा पैसा लगता है। ये पैसा लगाने का फुर्सत जिस समाज में है, वही समाज ऐसा निर्माण करेगा। तो फुर्सतिया समाज, संघर्ष वाला समाज तो नहीं हो सकता। और केवल खजुराहो तो नहीं बन रहा है, कोणार्क भी बन रहा है। और पूरे आसाम में जो बन रहा है, पूरे बंगाल में जो बन रहा है, पूरे उड़ीसा में जो बन रहा, अभी दक्षिण भारत में तो हम गए नहीं। हमारे यहाँ चोल है, चालुक्य है, मैं पूरा बताना नहीं जानती हूँ। हम लोगों की एक पुस्तक है, भारत कभी पराधीन नहीं रहा भारत, जो मैंने और मिश्र जी ने लिखी है। आइडिया मेरा था, डिटेलिंग सब मिश्र जी की थी, रामेश्वर मिश्र पंकज जी की। उसमें सभी राजवंशों का जितने विस्तार से वर्णन दिया है। स्वयं मेवाड़ जो बना है, मैं तो 2 4 5 बता पा रही हूँ, सैकड़ों सैकड़ों बने हैं, हर क्षेत्र में बने हैं। तो 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी तो भारत के विस्तार का काल है। और इसके प्रमाण हमारे आंख के सामने है। और चीन के पराभव का काल है। ये चंटू खाने की वो गप्पे जो इनको सुनहरा रंगने की का प्रयास कर रही है, उसी में सारा का सारा दिया हुआ है। तो फिर ये कह रहा है, हाँ, अब एक चीज और बता रहा है कि जो ये जेंगहो का बहुत बड़ा जो फ्लीट बन रहा था, जेंगहो का, तो फ्लीट बनाने के लिए, जहाजी बेड़े बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी का वर्णन सुनिए। कि अनाज की तो कमी हुई। timber required for Judy's great schemes stripped the forest of hardwood। हार्डवुड के जंगल साफ हो गए। क्यों? ये कैनाल में नाव चलाने के लिए चाहिए थी। उनका वो पीकिंग में बहुत बड़ा महल वहल बनाने के लिए चाहिए थी। एक बात मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जैसे भारत में सब कुछ पत्थरों से है, चीन में पत्थरों का कुछ नहीं है, नक्काशी वक्काशी कुछ नहीं, सब काम लकड़ी पर है। क्योंकि पत्थरों से बनाना, महल और किले बनाना सबके वश का नहीं है। और इसीलिए वहां के लकड़ी के बार बार जल जाते हैं। तो पुराना कुछ चीन में देखने को नहीं मिलता है। Quite apart from the timber needed to build the forbidden city, each treasure ship in the emperor's huge fleet consumed the wood of 300 acres of prime teak forest। लकड़ी कौन सी लगेगी? जो पुरानी सीजन्ड लकड़ी हो। तो जो प्राइम टीक फॉरेस्ट का ये भी गप है, 300 एकड़ में जितनी लकड़ी होगी, उतना इसका कहना है एक जहाज बनाने में लगे। ये भी कौन लिख रहा है? जिसको न जहाज का पता, न लकड़ी का पता। अब ये कह रहा है
hundreds of thousands, if not millions, of acres of forest were filled. लाखों नहीं, करोड़ों, मिलियंस का मतलब करोड़ों एकड़ जमीन के टिम्बर गिर गए। मेरा तो कहने का मन करा, अबे इतनी जमीन में प्राइम टिम्बर चीन में था भी क्या? फिर कह रहा है ये सब काम 5-10 साल में सलट गया है, क्योंकि यात्रा, शिप, लकड़ी भी कट गई, जहाज भी बन गया, 4-5 यात्रा भी हो गई, आ भी गया और सब जलाकर खाक कर दिया गया, और विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए मृत्यु दंड घोषित कर दिया। विदेशी सामान जिनके घर में मिलेगा उनके यहाँ हत्या का दौर चलेगा। ये सब मैं सुनाऊंगी, ये सब काम 20 साल में हो गया। तो कहता है इतने बड़े लार्ज स्केल पर लाखों एकड़ जमीन के डिफॉरेस्टेशन के कारण दूसरे जलवायु संबंधी आपदाएं वहां आने लगी। वो भी कहीं दिखेगा, पढ़ के सुना दूंगी। अब ये कह रहा है इसके लिए तो हुआ सो हुआ, yet more hardwood was used in the construction of the thousands of grain barges playing the grand canal। जो ग्रैंड कैनाल में जो नावें चल रही थी, क्यों? ग्रेन बार्जेस, आज यहाँ से उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं। ऊपर क्यों ले जा रहे हैं? जो सैनिक और परिवार और मजदूर ऊपर ले गए हैं बीजिंग में, उनको भोजन कराने के लिए जंगल कट गए। फिर ये बताते हैं आगे कहीं मिलेगा कि चंपा के, जिसको आजकल वियतनाम कहते हैं, लाओस के और कहाँ कहाँ के जंगल भी काट दिए गए, मानो कि सब इनके पिताजी का था। अब ये कहता है in all 1 million men were employed directly on constructing the forbidden city। 10 लाख तो लगे राजधानी बनाने में, 3.5 million indirectly, 35 लाख लोग इनडायरेक्टली लगे। फर्दर 1 million soldiers stood guard over them, और 10 लाख सैनिक लगे, यानी 55 लाख लोग तो केवल लगे राजधानी के लिए। इसमें आगे आंकड़ा मिलेगा कितने लाख लगे नाव बनाने के लिए, कितने लाख लगे जहाज बनाने के लिए, कितने लाख लगे कैनाल बनाने के लिए, कितने लाख लगे दीवार बनाने के लिए। तो जब सब यही बना रहे थे तो अनाज कौन पैदा कर रहा था भाई? ये सब तो किसान के बेटे थे या किसान खुद थे। कुल मिला के 3-4-5 करोड़ लोग। तो उस समय कुल कितने करोड़ लोग थे? तो अब 48-49 मिनट हो गया है, 1 मिनट बाद मैं बात को बंद कर रही हूँ कि ये जो एक झूठ रचा गया कि 15वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत का तो डाउनफॉल है और चीन का ऐसे चढ़ाव है। इसमें सबसे बड़ा रोल दिया गया जेंग हे की समुद्री यात्राओं को क्रेडिट दिया गया, और ये एक शुद्ध गप है जो 20वीं शताब्दी के अंत में और मूलतः 21वीं शताब्दी में रची तो गई, 20वीं शताब्दी के अंत में, 21वीं शताब्दी में इसको पॉपुलर इमेजिनेशन में लाया गया। चीन के सामुद्रिक अक्षमता को ढकने के लिए एक कपोल कल्पना की गई, लेकिन इस कपोल कल्पना में भी इतनी अधिक छेद है कि ये तिनके तिनके उड़ जाता है, और इस पर हम और अधिक विस्तार से बात अगली वार्ता
तब तक के लिए नमस्कार।